नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 4 फरवरी 2024 के डेली करंट अफेयर्स और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज संडे है तो एडिटोरियल आज की डेट में नहीं छपा है, लेकिन एडिटोरियल से भी कुछ अच्छे आर्टिकल्स हैं। जैसे फिस्कल कंसोलिडेशन को लेकर आज की डेट में एक आर्टिकल है। जो आईआरजीसी के हेड थे कासिम सुलेमानी, इनके बाद किसने आईआरजीसी की कमांड संभाली और कितने इफेक्टिव तरीके से कमांड संभाली, इसके बारे में एक आर्टिकल है। तो ईरान की जियोपॉलिटिक्स के बारे में आपको पता चलेगा। और भी कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के आर्टिकल्स है, तो डिटेल में इनको हम लोग ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, हालांकि इंडिया से रिलेटेड नहीं है, इंटरनेशनल अफेयर्स की न्यूज है, बट इंपॉर्टेंट न्यूज है। नॉर्दर्न आयरलैंड में आयरिश नेशनलिस्ट मिचेल ओ नील को फर्स्ट मिनिस्टर बनाया गया। आपको यहां पे मिचेल और नील नजर आ रही हैं, ओके। और ये सिन फिन नाम की पॉलिटिकल पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट है। नॉर्दर्न आइलैंड बेलफास्ट में काम हुआ। अब आप बोलोगे कि सर नॉर्दर्न आइलैंड आइलैंड में क्या फर्क है। तो भैया अगर यहां पे यूके है तो यूके के जस्ट बगल में नॉर्दर्न आइलैंड है और नीचे रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है। अब रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड एक ईयू कंट्री, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड की कैपिटल है डबलिन और नॉर्दर्न आइलैंड की कैपिटल है बेलफास्ट। अभी जो नॉर्दर्न आइलैंड है वो अभी भी यूके का हिस्सा है। अब कुछ लोग हैं नॉर्दर्न आइलैंड में जो चाहते हैं कि नॉर्दर्न आइलैंड रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड से मिलकर एक अलग आयरलैंड कंट्री बन जाए और नॉर्दर्न आइलैंड यूके से यानी यूनाइटेड किंगडम से अलग हो जाए। इन लोगों को नॉर्दर्न आइलैंड में बोला जाता है नेशनलिस्ट। समझ गए, नेशनलिस्ट। तो याद रखिएगा, दो प्रकार की पॉलिटिकल विचारधारा एग्जिस्ट करती हैं इस समय पे नॉर्दर्न आइलैंड में। एक है आपके नेशनलिस्ट जो कि चाहते हैं कि वो यूनाइटेड किंगडम से अलग हो जाएं और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में मिलकर एक यूनाइटेड आयरलैंड बना ले। और नेशनलिस्ट के अलावा एक जो आप कह लो पॉलिटिकल विचारधारा नॉर्दर्न आयरलैंड में एग्जिस्ट करती है वो यूनियनिस्ट। यूनियनिस्ट वो लोग हैं जो कि चाहते हैं कि रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड से नहीं मिलना है, हम यूनाइटेड किंगडम से मिले रहना चाहते हैं। यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड के साथ मिलके फायदा है। समझ गए। तो हमेशा से नॉर्दर्न आयरलैंड में इन दो ग्रुपों के बीच में लड़ाई रही है। एक ग्रुप है आपका नेशनलिस्ट, दूसरा ग्रुप है यूनियनिस्ट। याद रखिएगा, नेशनलिस्ट चाहते हैं कि नॉर्दर्न आयरलैंड यूके से अलग हो जाए, वो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के साथ मिलकर एक अलग आयरलैंड देश बन जाए। और यूनियनिस्ट चाहते हैं कि वो यूनाइटेड किंगडम के साथ मिले रहे, यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर ज्यादा फायदा है, इकोनॉमिकली भी और बाकी तरह से भी। ठीक है। अब यहां पे ओवरऑल ये जो नेशनलिस्ट हैं इनको रिसेंटली एक विक्ट्री मिली है ऐसा बताया जा रहा है। क्या हुआ है, तो माइकल ओ नील बिलोंग करती हैं सिन फिन पार्टी को। और सिन फिन पार्टी अपोजिशन में किसके, प्रो ब्रिटिश डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी से। तो जो प्रो ब्रिटिश डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी है ये प्रो ब्रिटेन पार्टी है, वो चाहता है कि नॉर्दर्न आइलैंड ब्रिटेन के साथ मिला रहे। और इसके अपोजिशन में सिन फिन पार्टी है। तो सिन फिन पार्टी का लीडर अगर यहां पे सक्सेसफुल होता है तो ऑब्वियसली बात है वो यूके के साथ नॉर्दर्न आइलैंड को अलग करने की बात करेगा। और यहां पे जो वाइस प्रेसिडेंट है सिनफिन की, माइकल ओ नील, यही यहां पे फर्स्ट मिनिस्टर बन गई हैं, कहां की, आपकी नॉर्दर्न आइलैंड की। तो बेसिकली यही बोला जा रहा है कि यूनाइटेड आयरलैंड के मुद्दे को अब और ज्यादा हवा मिलने वाली है, क्योंकि जो सेपरेटिस्ट लीडर हैं वो चार्ज में आ गई हैं नॉर्दर्न आयरलैंड में। तो इसलिए ये पर्टिकुलर न्यूज इस समय पे बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। मिस ओनील केवल 47 साल की हैं। उन्होंने अपनी एक्सेप्टेंस स्पीच में बोला कि एक बहुत हिस्टोरिक डे, ऑब्वियस सी बात है, चुनी गई हैं तो आगे आई हैं। लेकिन ये बोल रही हैं कि चाहे यूनियनिस्ट हो चाहे फिर वो नेशनलिस्ट हो, मैं सबके लिए बराबर से काम करूंगी। बेसिकली देखा जाए तो आयरिश नेशनलिस्ट और ओवरऑल प्रो ब्रिटिश यूनियनिस्ट के बीच में हमेशा से ही यहाँ पे लड़ाई रही है। कोई पॉलिटिकल प्रॉपर सेटलमेंट हो नहीं पाया, लेकिन रिसेंटली पॉलिटिकल सेटलमेंट हुआ है यूनियनिस्ट और आपका नेशनलिस्ट के बीच में। और इसी प्रॉपर पॉलिटिकल सेटलमेंट के ही चलते अब आप हम देख पा रहे हैं कि जो मिचेल ओ नील है वो फर्स्ट मिनिस्टर बन गई है, कहां की, नॉर्दर्न आयरलैंड की। और जो डेप्यूटी फर्स्ट मिनिस्टर बनी है वो है भाई यूनियनिस्ट पार्टी की, डीओपी की, एमा लिटिल पेंगली। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में आप पीसीएस पर्सपेक्टिव से बस इतना याद रखिए कि आयरिश नेशनलिस्ट माइचेल ओनील फर्स्ट मिनिस्टर बन गई है नॉर्दर्न आयरलैंड की। ये किस पार्टी को बिलोंग करती हैं, तो सिनफिन पार्टी को बिलोंग करती हैं, जो कि ओवरऑल इस विचार नेशनलिस्ट विचारधारा में भरोसा रखती है कि आयरलैंड को मिलाएंगे, यूके से अलग हो जाएंगे। और इसके अपोजिशन में जो आपकी यूनियनिस्ट पार्टी है, जिसकी पॉलिटिकल पार्टी है डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी, वो ये चाहती है कि भाई ब्रिटेन के साथ हम लोग मिले रहें जैसा कि अभी है। फिर भाई कलारई पियत्तू के नाम के बारे में आपने सुना होगा। एक बागी करके मूवी आई थी टाइगर श्रॉफ की, उसमें भी इस पर्टिकुलर मार्शल आर्ट को दिलाया गया है, कलारी पयत्तू। अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो हरियाणा के यूथ हैं, हरियाणा के यूथ हमेशा से ही स्पोर्ट्स में आगे रहे हैं, ये बात आपको पता है। अब हरियाणा के यूथ यहाँ पे रेसलिंग, कबड्डी और बॉक्सिंग के अलावा केरला की जो मार्शल आर्ट है कलारी पयत्तू, इसमें भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं। रिसेंटली मोहिनी दहिया करके एक 14 साल की ऑब्सक्योर कैमिरी विलेज
हिसार इन हरियाणा में एक लड़की है, उसने अपने पिताजी से बोला कि वो साउदर्न इंडियन मार्शल आर्ट्स कलारीपयट्टू को सीखना चाहती है और उनके पिताजी भी मान गए। पहले उन्होंने डाउट किया, क्योंकि क्या है कि हरियाणा के अंदर कोई बच्चा ये बोले कि मैं रेसलिंग करना चाहती हूँ, कुश्ती करना चाहती हूँ, कबड्डी करना चाहती हूँ, बॉक्सिंग करना चाहती हूँ, तो इन स्पोर्ट्स को ऑलरेडी हरियाणा के अंदर काफ़ी एक्सेप्टेंस मिल चुका है, इंडिया के अंदर भी एक्सेप्टेंस मिल चुका है। कलारीपयट्टू केरला में बहुत फेमस है और ऑल इंडिया एक्सेप्टेबिलिटी इसकी धीरे धीरे करके बढ़ रही है, क्योंकि रिसेंटली जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स कंडक्ट हुए 2023 के तमिलनाडु के बीच में 19 जनवरी से 21 जनवरी बीच में 31 जनवरी के बीच में, वहां पे अगर आप देखो तो कलारीपयट्टू भी एक स्पोर्ट था, समझ गए। तो ओवरऑल हरियाणा के बच्चों ने भी यहां पे पार्टिसिपेट किया और बॉयज कैटेगरी में कलारीपयट्टू में केरला के बाद दूसरे नंबर पे हरियाणा ही था। तो हरियाणा के स्पोर्ट्समैन और हरियाणा के बच्चे ऑब्वियसली बात तो स्पोर्ट्स के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो खेलो इंडिया गेम्स के थ्रू ओवरऑल कलारीपयट्टू, जो कि कर्नाटक केरला की स्पोर्ट है और उसके साथ साथ और स्टेट्स की स्पोर्ट जैसे कि गटका हो गया, मालाकंब हो गया, थांगटा हो गया, थांगटा मणिपुरी फॉर्म है, तो उसमें भी ओवरऑल हरियाणा के बच्चे बड़े जोरों शोरों से यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ओके, तो जो फरीदाबाद के अंदर मलयाली एसोसिएशन है वहाँ पे 30 स्टूडेंट्स हैं, आधे नॉर्थ इंडियंस हैं। तो बेसिकली यहाँ पे यही बताने की कोशिश की जा रही है इस आर्टिकल में कि कलारीपयट्टू एक साउथ इंडियन केरला रीजन की स्पेसिफिक मार्शल आर्ट है, लेकिन इस पर्टिकुलर मार्शल आर्ट स्पोर्ट्स में जो हमारे नॉर्थ इंडिया के बच्चे हैं, जो हरियाणा के स्पोर्ट्समैन हैं, वो भी उतने ही इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं और पार्टिसिपेट करने के बाद मेडल जीतते भी नजर आ रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा गैप लेके मैं आपको यूपीएससी 2024 मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में बताना चाहूंगा। ये जो रेट्स यहाँ पे लिखे हैं इस पे मत जाइए, क्योंकि रेट्स इस समय पे बहुत ज़्यादा कम हो रखे हैं। ऑलरेडी एक कूपन कोड एक्सेसिव डिस्काउंट के साथ आपके लिए अवेलेबल है और 3-4 महीने की बात बची है अब प्रीलिम्स में, तो आप चाहें तो इस पर्टिकुलर कोर्स को अवेल कर सकते हैं। ऑलरेडी इस कोर्स में हज़ारों की तादाद में वीडियोज़, टेस्ट सीरीज अपलोड हो चुकी हैं, पीडीएफ्स अपलोड हो चुकी हैं। तो अब आप इस कोर्स को खरीदते हो तो जितना कंटेंट अपलोडेड है उसी को कंप्लीट करना आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप चाहो तो ले सकते हो। प्रीलिम्स टिडबिट्स के अंदर ओवरऑल आपको यहाँ पे बहुत सारे प्रीलिम्स स्पेसिफिक जो वीडियोस हैं वो भी मिल जाएंगी। प्रीलिम टिडबिट्स यहाँ पे अभी तक तो शायद 150 ही अपलोड हुए हैं, हाँ लगभग 166 अपलोड हुए हैं, बट इसमें यहाँ पे 2000 से 2500 प्रीलिम टिडबिट्स भी अपलोड होंगे अगले 2 से 3 महीने में। तो आप चाहें तो इस पर्टिकुलर कोर्स को अवेल कर सकते हैं। ये कोर्स लास्ट टाइम पे आपके लिए एक सिग्निफिकेंट बूस्टर की तरह काम करेगा और इसकी जो कॉस्ट है वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। तो डू सब्सक्राइब टू दिस मेंटरशिप कोर्स, आपको काफ़ी इसमें फ़ायदा मिल जाएगा लास्ट टाइम की अपनी प्रिपरेशन को कंसोलिडेट करने के लिए, स्ट्रीमलाइन करने के लिए। चलिए भाई अगले टॉपिक पे आ जाते हैं। डस्टेड अपोलो साइटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिमालयस चंबा। ये अपोलो नासा वाला अपोलो नहीं है, ये बटरफ्लाई है। ये जो डस्टेड अपोलो है ना, ये एक प्रकार की रेयर हाई एल्टीट्यूड बटरफ्लाई है। अब बटरफ्लाई के रिस्पेक्ट में, स्पेशीज के रिस्पेक्ट में आप उनके एग्जैक्ट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स याद करके नहीं रख सकते दोस्तों, तो बेटर ये रहेगा कि आप बेसिक इंफॉर्मेशन को यहाँ पे याद रखो, ठीक है ना। कहाँ पे वो बटरफ्लाई साइट की गई, बस इतनी बेसिक चीजें याद रहेंगी तो भी ठीक है। जैसे कि डस्टेड अपोलो की बात की जाए तो उसका साइंटिफिक नेम है पैरनेसियस स्टेनोसेमिस। ये एक रेयर हाई एल्टीट्यूड की बटरफ्लाई है। इसको साइट किया गया और फोटोग्राफ किया गया पहली बार हिमाचल प्रदेश में, और ये दिखाता है फ्लोरिशिंग बायोडाइवर्सिटी ऑफ अपोलो बटरफ्लाइज। बटरफ्लाई इंथुजियास्ट काफी खुश हो गए यहाँ पे। इसको साइट किया गया और फोटोग्राफ किया गया सितंबर 2023 में, किसके द्वारा? गजेंद्र वर्मा और अविनाश ठाकुर के द्वारा। ये चंबा फॉरेस्ट सर्किल के फॉरेस्ट गार्ड हैं और इन्होंने इसको फोटो खींची जब ये ट्रैक कर रहे थे मणिनेश्वर लेक का चंबा में। ओके, इस पर्टिकुलर स्पेशी को डिस्कवर किया गया था 1890 में। तो इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन रेंज है डस्टेड अपोलो की, वो कहां से कहां तक है? तो लद्दाख से लेके वेस्ट नेपाल तक पाई जाती है। 3500 से 4800 मीटर तक का डिस्टेंस ओवरऑल ट्रेवल कर सकती है ये डस्टेड अपोलो। तो डस्टेड अपोलो एक एक्सट्रीमली रेयर पाई है हिमाचल प्रदेश में। तो डस्टेड अपोलो याद रखिएगा, किसकी स्पेशी है? बटरफ्लाई की स्पेशी है। कहां पाई गई है? रिसेंटली हिमाचल प्रदेश में पाई गई है पहली बार। इसकी रेंज कहां से कहां तक है? तो लद्दाख से लेके वेस्टर्न नेपाल तक इसकी रेंज पाई जाती है। बाकी आप चाहो तो ओवरऑल इस पर्टिकुलर आर्टिकल को पढ़ सकते हो। इसी प्रकार की अपोलो नाम की एक और बटरफ्लाई की स्पेशी है जिसका नाम है रीगल अपोलो पैरनेशियस चार्लोटिनस। ये भी प्रोटेक्टेड है शेड्यूल 2 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर। इसकी भी फोटो मानी महेश से ही ली गई थी। तो फ्लोरिशिंग डाइवर्सिटी अपोलो जेनस की बटरफ्लाइज की देखने को मिल रही है हिमाचल प्रदेश के रीजन में, ठीक है ना भाई। ज्यादातर जो अपोलो बटरफ्लाइज हैं वो ऑलरेडी इंडेंजर्ड हैं, इनकी इमीडिएट अटेंशन की जरूरत है इनके कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन के लिए। तो इसमें इतना ही काम का, इसलिए मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा इसमें। एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, व्हाट इज फिजिकल कंसोलिडेशन, ठीक ना, इसको समझते हैं।
मजेदार आर्टिकल है, इसमें कुछ बेसिक्स आपको इकोनॉमिक्स के पता चलेंगे। वैसे ये बेसिक्स मैंने आपको रमेश सिंह में पढ़ाए हैं, बट बेटर रहेगा कि अगर इस प्रकार के बेसिक्स को थोड़े थोड़े समय पे हम लोग यहाँ पे इन आर्टिकल्स में भी देखते हैं, काफी कुछ जानने को मिलता है। तो यहाँ पे किन की चीजों के बारे में बात की जाएगी कि भैया यूनियन बजट के अंदर फिजिकल डेफिसिट एस्टिमेट की यहाँ पे बात की गई है, लेकिन सरकार ने फिजिकल डेफिसिट के जो टारगेट्स रखे हैं वो टारगेट कुछ ज्यादा ही एम्बिशियस है। एक सरकार अपने एक्सपेंडिचर को कैसे फंड करती है, फिजिकल डेफिसिट और नेशनल डेब्ट के बीच में फर्क क्या होता है, ओवरऑल केंद्र की सरकार क्या एक्सपेक्ट करती है कि मार्केट से कैसे बोरो किया जाएगा। तो ये सब चीजों के बारे में कुछ स्टैटिस्टिक्स निकले, आपको पता ही है रिसेंटली 1 फरवरी को बजट आया है, 4 फरवरी को आर्टिकल में डिस्कस कर रहा हूं। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने बजट स्पीच में ये अनाउंस किया कि केंद्र की सरकार जो फिजिकल डेफिसिट है इसको लेके आएगी 5.1% ऑफ द जीडीपी में 2024-25 तक। अब ये जो पर्टिकुलर कंजर्वेशन एस्टिमेट है ये बहुत ज्यादा आप कह लो एम्बिशियस है। वजह ये है कि पैंडेमिक के समय पे जो हमारी फिजिकल डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी है वो 9% क्रॉस कर गई थी। तो सरकार के हिसाब से 2024-25 में जीडीपी का 5.1% फिजिकल डेफिसिट होगी, और यही फिजिकल डेफिसिट 2025-26 जीडीपी का अप्रॉक्सीमेटली 4.5% होगी। तो जितने भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं वो थोड़ा यहां पे आश्चर्यचकित हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि जो फिजिकल डेफिसिट अनाउंस की जाएगी किसके लिए, 2024-25 के लिए, उसको लगभग अनाउंस किया जाएगा 5.3 से 5.4%, लेकिन सरकार ने अनाउंस कर दिया 5.1%। मतलब सरकार बहुत ज्यादा एम्बिशियस है। सरकार इस समय पे चाह रही है कि जो उधार है और जो डेब्ट है उसको थोड़ा यहां पे कम किया जाए, अपने खर्चों के लिए मार्केट से उधार कम उठाया जाए, ओवरऑल फिजिकल सस्टेनेबिलिटी को बढ़ा के रखा जाए। और हो सकता है इसकी वजह ये भी हो, रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज हुई थी जहां पे ये बोल दिया गया था कि इंडिया का जो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है वो 100% क्रॉस कर सकता है। अभी नेशनल डेब्ट का कंसेप्ट भी आगे आएगा, तो हो सकता है सरकार यहां पे फिजिकल कंसोलिडेशन के स्टेप्स ले रही हो। इनफैक्ट इस फिजिकल ईयर के लिए भी 2023-24 फिजिकल ईयर के लिए भी सरकार एक्सपेक्ट कर रही है, मतलब एस्टिमेट कर रही है, रिवाइज एस्टिमेट ये है कि जीडीपी का 5.8% होने वाली है फिजिकल डेफिसिट। अब बेसिकली फिजिकल डेफिसिट होती क्या है? इट रिफर्स टू शॉर्टफॉल इन अ गवर्नमेंट रेवेन्यू व्हेन कंपेयर टू इट्स एक्सपेंडिचर। जितना खर्चा हो रहा है उतने खर्चे के अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शनेट में आपके पास पैसे आ रहे हैं कि नहीं पैसे आ रहे हैं। अगर सरकार का खर्चा उसके आने वाले पैसों से, उसके रेवेन्यू से कम है, तो एक्स्ट्रा खर्चा करने के लिए सरकार को या तो मार्केट से उधार उठाना पड़ेगा या फिर सरकार के पास जो पर्टिकुलर एसेट्स हैं उनको डिसइन्वेस्ट करना पड़ेगा। अक्सर कर आपने देखा होगा कि सरकार डिसइन्वेस्टमेंट की बात करती है तो सरकारी बैंकों के, सरकारी कंपनी के शेयर्स मार्केट में बेचे जाते हैं, प्राइवेटाइज किए जाते हैं, तो उससे सरकार के पास पैसा आता है और उससे सरकार मार्केट में खर्च करती है। तो या तो डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू पैसा लेके आओ या फिर उधार उठा के पैसा लेके आओ, क्योंकि आपके खर्चे ज्यादा हैं, एक्सपेंडिचर ज्यादा है और आपकी कमाई जो आपका रेवेन्यू है वो कम है। अब रेवेन्यू के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है? टैक्सेस है। 2024-25 में एक्सपेक्टेड है कि सरकार के पास जो टैक्स रिसिप्ट्स आएंगी वो आएगी 26.02 लाख करोड़ की। इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे कि जीएसटी वगैरह, डायरेक्ट टैक्सेस जैसे कि इनकम टैक्स वगैरह सब जुड़ा हुआ है, और जो टोटल सरकार के पास पैसा आएगा वो 30.8 लाख करोड़ होगा। लेकिन इसी 2024-25 में ये एक्सपेक्टेड है कि सरकार खर्चा करेगी 47.66 लाख करोड़। तो अभी 47.66 लाख करोड़ सरकार खर्चा कर रही है, 30 लाख करोड़ के लगभग सरकार के पास पैसा आ रहा है, तो 17 लाख करोड़ की यहां पे डेफिसिट नजर आ रही है। तो ये डेफिसिट कहां से पूरी होगी भाई? उधार लेके पूरी होगी या फिर डिसइन्वेस्टमेंट करके सरकार पैसा लेके आएगी? समझ गए बात को? तो सरकार का, सिर्फ इंडिया का ही नहीं, दुनिया की हर सरकार का टारगेट रहता है कि भाई फिजिकल डेफिसिट को थोड़ा कम किया जाए। अच्छा, इसका उल्टा सिनेरियो क्या होगा? फिजिकल डेफिसिट के उल्टा सिनेरियो है फिजिकल सरप्लस। मतलब जब सरकार खर्चा कम कर रही है और उसके पास जो रेवेन्यू आ रहा है वो रेवेन्यू ज्यादा है, तो फिर वो हो जाएगा आपका फिजिकल सरप्लस। ओके, जहां पे रेवेन्यूज एक्सीड करते हैं एक्सपेंडिचर को। एक्सपेंडिचर जितना है, खर्चा जितना है, और जितना पैसा आपके पास आ रहा है, पैसा खर्चे से ज्यादा आ रहा है आपके पास। लेकिन देखिए, दुनिया में बहुत रेयर है कि कोई भी गवर्नमेंट सरप्लस में रही हो। ओवरऑल जब भी कोई गवर्नमेंट मतलब जरूरी नहीं है कि ओवरऑल हर जगह पे ज्यादा उधार लेके खर्चा किया जाए, लेकिन जब भी एक सरकार एम्बिशियस मोड में होती है, अक्सर कर उसका जो खर्चा है वो उसके रेवेन्यू से ज्यादा ही होता है। तो बहुत रेयर होता है कि सरकार के पास कोई सरप्लस रहे, ज्यादातर सरकार आपकी डेफिसिट में ही रहती है। लेकिन बजट में भी एक बैलेंस बहुत जरूरी है। एक लिमिट से ज्यादा अगर आप डेफिसिट बना के रखोगे तो प्रॉब्लम होगी। अच्छा, अब आपको यह भी समझना पड़ेगा कि फिजिकल डेफिसिट एक अलग चीज है और नेशनल डेब्ट एक अलग चीज है। नेशनल डेट आपने सुना होगा, और फिजिकल डेफिसिट हर साल एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी कैलकुलेट की जाती है।
जैसे कि सरकार ने बोला कि 5.10% फिजिकल डेफिसिट, मतलब 2024 में अगर 100 रुपए जीडीपी होगी तो 5.1 रुपया सरकार उधार उठा रही है। ठीक है ना, फिजिकल डेफिसिट है, मतलब डेफिसिट इन द सेंस कि जितना सरकार का खर्चा है और ओवरऑल जितना सरकार के पास रेवेन्यू आ रहा है उसके बीच का जो फर्क है वो ओवरऑल 100 रुपए, जो कि जीडीपी है उसका 5.1% है, नहीं 5 रुपए 10 पैसा। अब ये 5 रुपए 10% पैसा डिसइन्वेस्टमेंट करके सरकार लाती है या मार्केट से पैसा उधार उठा के सरकार लाती है, वो सरकार देखेगी। बट इतना पैसा कहीं ना कहीं सरकार लेके आएगी, या तो अपने एसेट्स को बेच के लेके आएगी या फिर सरकार मार्केट से उधार उठा के लेके आएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका फिजिकल डेफिसिट। एक चीज होती है नेशनल डेट। नेशनल डेट मतलब पहले जितनी भी फिजिकल डेफिसिट रही है, पहले के समय पे जितना भी सरकार ने उधार उठाया है, उस उधार के साथ साथ जितना भी उसकी इंटरेस्ट पेमेंट जाती है, इन सबको अगर आप मिला देते हो तो बन जाता है आपका डेट। डेट मतलब एक पर्टिकुलर कंट्री ने कितना उधार उठा रखा है। अब ये उधार ओवरऑल केंद्र की सरकार ने भी उठाया होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ये उधार राज्य की सरकार ने भी उठाया होगा। तो एक सरकार का मतलब एक कंट्री का उधार ओवरऑल जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डेप्ट होता है, जिसको फेडरल गवर्नमेंट भी बोला जाता है बहुत सारी कंट्रीज में, और जो राज्य की सरकार का डेप्ट होता है स्टेट गवर्नमेंट का, जिसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी बोला जाता है, वो सबको मिला के होता है। तो नेशनल डेट एक अलग चीज है। नेशनल डेट में वो सारा उधार जुड़ जाता है जो पहले ओवरऑल सरकारों ने उठाया। फिजिकल डेफिसिट क्या होती है? फिजिकल डेफिसिट किसी एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में जितना पैसा आया और जितना आपने खर्चा किया उसके डिफरेंस को डिस्प्ले करता है। तो फिजिकल डेफिसिट को आप नेशनल डेट से कंफ्यूज नहीं करेंगे। नेशनल डेट टोटल अमाउंट ऑफ मनी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ कंट्री ओ करती है अपने लेंडर्स को एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम। National debt is usually the amount of debt that the government has accumulated over many years of running fiscal deficits and borrowing to bridge the deficit. The fiscal deficit is generally expressed as a percentage of country's GDP, since it is believed that the figure shows how easily the government will be able to pay its lender. In other words, the higher a government fiscal deficit as a share of GDP, the less likely its lender will be able to pay it without trouble. मतलब कहने का मतलब ये है भाई कि देखिए, ओवरऑल एक पर्टिकुलर सरकार का फिजिकल डेफिसिट जितना ज्यादा होगा उतनी ही उस सरकार की क्रेडिबिलिटी कम होगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल 100 रुपए है इंडिया की जीडीपी, और उस जीडीपी का 5.1% के लगभग सरकार लोन उठा रही है। अब कल की डेट में ओवरऑल यही 10% हो जाए नंबर, यही 15% हो जाए, तो बोलेंगे कि यार पूरे देश की इकोनॉमिक एक्टिविटी 100 रुपए की है और तुम 15 रुपया लोन उठा रहे हो, तो तुम्हारी क्रेडिबिलिटी क्या है? तो ओवरऑल एक देश के नेशनल बॉन्ड्स की, एक देश की सरकार की, एक देश की करेंसी की, इन सब की क्रेडिबिलिटी हिल जाएगी अगर वो देश एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी जरूरत से ज्यादा मार्केट से पैसा उधार उठा रहा है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि फिजिकल डेफिसिट एक लिमिट में होनी चाहिए, और ये हमेशा परसेंटेज में एसेस की जाती है। एब्सोल्यूट नंबर्स में डेप्ट ज्यादा हो सकता है, चाइना जैसी कंट्रीज का डेप्ट ज्यादा है, अमेरिका का डेप्ट ज्यादा है, यूके का डेप्ट ज्यादा है, इंडिया का डेप्ट ज्यादा है, रशिया का डेप्ट ज्यादा है। उसकी वजह यह है कि ये इकोनॉमी बहुत बड़ी बड़ी, तो जितनी ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है, अब ऑब्वियस सी बात है पाकिस्तान की इकोनॉमी में अगर ओवरऑल 5% डेप्ट उठाया जाए और इंडिया की इकोनॉमी में 5% डेप्ट उठाया जाए, तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया का एब्सोल्यूट डेप्ट बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि हमारे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में इकोनॉमी है और श्रीलंका पाकिस्तान की कम है। तो उसी हिसाब से ओवरऑल यहां पे जो फिजिकल डेफिसिट का डेप्ट का क्वांटम है वो एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी में एसेस किया जाता है। तो परसेंटेज ऑफ जीडीपी में आपका डेप्ट एक लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आपकी क्रेडिबिलिटी यहां पे कम होने लगेगी, क्योंकि जितना ज्यादा आप उधार उठाओगे उतना ही इन्वेस्टर्स को लगेगा कि भाई आप उधार वापस करने के मूड में नहीं हो। अब फिजिकल डेफिसिट को फंड करने के लिए ज्यादातर सरकार जो पैसा बोरो करती है वो बॉन्ड मार्केट से बोरो करती है। समझ में? लेंडर्स कंपीट इन बॉन्ड मार्केट टू लेंड टू गवर्नमेंट। सरकार बॉन्ड्स इशू करती है, जिसको आप ट्रेजरी बिल्स बोलते हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बोलते हो, और इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को लोग खरीदते हैं, फॉरेन की सरकारें खरीदती हैं, फॉरेन मार्केट्स में भी ट्रेजरी बिल्स बिकते हैं। अगर देखिए, ऐसा नहीं है कि इंडिया केवल डोमेस्टिक मार्केट से उधार उठाना चाहती है, इंडिया की सरकार फॉरेन मार्केट से भी उधार उठाना चाहती है। आप देखिए फेडरल रिजर्व जो अपने बॉन्ड इशू करती है वो बॉन्ड इंटरनेशनल मार्केट्स में बिकते हैं। इंडिया की भी जो ट्रेजरी बिल्स है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, वो इंटरनेशनल मार्केट में बिक सकती हैं। तो 2024-25 में यह एक्सपेक्टेड है कि केंद्र की सरकार ने 14.13 लाख करोड़ का ग्रॉस अमाउंट ड्रॉ किया है मार्केट से, जो कि 2023-24 के बोरोइंग गोल से लोअर है। तो 2023-24 में जो बोरोइंग गोल है और 2024-25 में जो सरकार ने बोरोइंग गोल रखा है, तो 2024-25 का बोरोइंग गोल 2023-24 से कम है, 14.13 लाख करोड़ है। ठीक है ना? 2024-25 में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो जीएसटी कलेक्शंस हैं वो बहुत सारे आएंगे, तो इन बहुत सारे जीएसटी कलेक्शंस के चलते जो सरकार को एक्चुअली मार्केट से पैसा उठाना पड़ेगा वो कम है। ठीक है ना?
इकोनॉमिस्ट ये भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सेंटर बोरोइंग टारगेट जो 2024-25 का रखेगा वो 15.6 लाख करोड़ का रखेगा, लेकिन 15.6 लाख करोड़ के बजाय उन्होंने केवल 14.13 लाख करोड़ का ही बोरोइंग टारगेट रखा है। समझे? ये सब बातें यहां पे बताई जा रही हैं। अच्छा, क्रेडिट मार्केट में जब ओवरऑल सरकार के बॉन्ड को खरीदने की बात आती है तो बॉन्ड केवल मेरे आपके जैसे लोग, प्राइवेट कंपनी या इंटरनेशनल मार्केट्स में नहीं खरीदे जाते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक बहुत बड़ा खरीदार है आपका गवर्नमेंट बॉन्ड्स का। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो करेंसी छापता है उसी करेंसी को छाप के ओवरऑल गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीदता है, और सेकेंडरी मार्केट में ओवरऑल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स की बहुत ट्रेडिंग करता है। आपने ओपन मार्केट ऑपरेशंस के बारे में सुना होगा। मार्केट में लिक्विडिटी को कम करना, मार्केट में लिक्विडिटी को ज़्यादा करना, मार्केट में पैसे के फ्लो को बढ़ाना, मार्केट में पैसे के फ्लो को कम करना, ये सब ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू किया जाता है। और इन ओपन मार्केट ऑपरेशंस को करने के लिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का इस्तेमाल करता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स का इस्तेमाल करता है। समझ के बात को? तो ओवरऑल जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स की ट्रेडिंग है और जो पैसा उठाने वाली बात है मार्केट में, मार्केट से पैसा उठाने में सरकार की सीधे सीधे मदद करता है आरबीआई। और देखिए, सरकार के लिए कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है मार्केट से पैसा उठाना। सरकार अमूमन आराम से मार्केट से पैसा उठा लेती है, क्योंकि सरकार जब चाहे आरबीआई से बोल सकती है कि भाई तुम ज्यादा मनी को प्रिंट करो, तो मतलब ओवरऑल वो मनी का फ्लो, मार्केट मतलब इकोनॉमी में मनी का फ्लो बढ़ाने के लिए फाइनेंशियल पॉलिसी के साथ साथ मॉनेटरी पॉलिसी दोनों मैटर करती है। तो आरबीआई का भी यहाँ पे एक्टिव रोल है, सरकार का भी एक्टिव रोल है। ठीक है ना? और सरकार को उधार मिलना कोई खास मुश्किल नहीं है, बट उधार की भाई देखिए एक लिमिट होनी चाहिए। एक लिमिट से ज्यादा अगर सरकार मार्केट से उधार उठाएगी अपने गवर्नमेंटल बॉन्ड्स और ट्रेजरी बिल्स को इशू करके, तो ऑब्वियस सी बात है उसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा फिजिकल डेफिसिट पे। और फिजिकल डेफिसिट अगर एक लिमिट से ज्यादा बढ़ती है तो उसके 3-4 नुकसान है। एक तो सरकार की जो क्रेडिबिलिटी है वो तो मैंने आपको बताया। दूसरा, इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा रीजन है दोस्तों। जितना ज्यादा फिजिकल डेफिसिट होगा उतना ज्यादा इन्फ्लेशन होगा। चूंकि समझिए, एक लिमिट के बाद अगर फिजिकल डेफिसिट का क्वांटम एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी बढ़ता जा रहा है तो बहुत सारे जो डोमेस्टिक बोरोवर्स होंगे, इंटरनेशनल प्लेयर्स होंगे, वो सरकारी बॉन्ड खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। तो खरीदने में इंटरेस्टेड कौन होगा? आरबीआई खरीदने में इंटरेस्टेड होगी। तो आरबीआई सरकारी बॉन्ड खरीद लेगी और आरबीआई फ्रेश करेंसी को प्रिंट करके सरकार को दे देगी, और वही करेंसी जाके सरकार मार्केट में लगाएगा। अब मार्केट में पैसों का फ्लो बढ़ता जाएगा, उसके अप्रोक्सीमेट इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी एक्टिविटी उतनी बढ़ नहीं रही, तो इन्फ्लेशन, महंगाई भी बढ़ेगी। तो एक लिमिट से ज्यादा सरकार की बोरोइंग, फिजिकल डेफिसिट बढ़ती है तो उसके साथ साथ जो इन्फ्लेशन है वो भी बढ़ेगा। ओवरऑल पैंडेमिक के समय पे जो फिजिकल डेफिसिट है वो जीडीपी के 9.17% में पहुंच गई थी। तो अभी के लिए जो 5.8% का एस्टिमेट है ये एक्चुअली में बहुत ज़्यादा अच्छा एस्टिमेट है। और एक बात आपको यहाँ पे भी प्रॉपर पॉइंट समझ में आया कि एक लिमिट से ज़्यादा फिजिकल डेफिसिट होना सही नहीं है। इससे सरकार की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल आता है और इन्फ्लेशन वगैरह के भी जो इंडिकेटर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। ठीक है? और जो सरकार का टारगेट है कि भाई 2024 तक जो फिजिकल डेफिसिट है इसको 5.1% ऑफ जीडीपी तक लेके जाएंगे, इसमें अब सरकार का क्या क्या एजम्पशंस है? एजम्पशंस दोस्तों ये है कि 2024-25 में टैक्स कलेक्शन 11.5% से बढ़ेगा। जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है वो 2023-24 में सरकार ने खर्च की है 1.88 लाख करोड़, उसको 2024-25 में लेके जाएंगे, सॉरी 2023-24 में खर्च की 1.88 लाख करोड़, 2024-25 में यही फर्टिलाइजर सब्सिडी हो जाएगी 1.64 लाख करोड़। मतलब यहां पे 24 लाख करोड़ सरकार बचा लेगी, ऐसा सरकार का अंदाजा है, एस्टिमेट है। 2023-24 में सरकार ने फूड सब्सिडी पे 2.12 लाख करोड़ खर्च किए हैं। यही 2024-25 में वो 2.05 लाख करोड़ खर्च करेंगे। तो यहां पे ओवरऑल 70,000 करोड़ सरकार बचाने के चक्कर में। तो बेसिकली इस बचावट के थ्रू, इस पर्टिकुलर सेविंग्स के थ्रू सरकार का टारगेट ये है कि आगे आने वाले समय में वो अपनी फिजिकल डेफिसिट को कम कर लेंगे। लेकिन एक्सपर्ट्स का बोलना है कि कोई भी ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर, कोई भी इंटरनेशनल प्राइस मूवमेंट यहां पे सरकार के इन एस्टिमेट्स को बिगाड़ सकता है, और हो सकता है ये जो सरकार एस्टिमेट लेके चल रहा है इसको पूरा ना कर पाए। बट एटलीस्ट एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट लेके चलना जरूरी है, क्योंकि जितना भी आप एस्टिमेट लेके चलो उससे थोड़ा बढ़ भी जाएगा तो भी इकोनॉमिक फिगर्स ठीक रहेंगे। एक लिमिट से ज्यादा उधार ले लेके सोशल वेलफेयर करना भी लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी को कोई फायदा नहीं कराएगा। फिर हमारा हाल कैसा हो जाएगा? अर्जेंटीना जैसा हो जाएगा, जहां पे सरकार ने सोशल वेलफेयर मेजर्स को लागू करने के लिए ओवरऑल उधार ले लेके खर्चा करते रहे, और आज एंड में उनके पास पैसा बचा ही नहीं, तो अमेरिकन डॉलर्स को स्टॉक कर रहे हैं, अपने पीसों को इग्नोर कर रहे हैं। तो हमें उस सिचुएशन पे भी नहीं पहुंचना है। खर्चा करना है, सोशल वेलफेयर करना है, बट प्रॉपर साउंड इकोनॉमिक रीजनिंग के साथ करना है।
फिर अगला, वाई आर नेशंस रिविजिटिंग रूल्स फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स। यहाँ पे कनाडा की भी बात हो रही है, कुछ हद तक यहाँ पे यूके की भी बात हो रही है, जर्मनी की भी बात हो रही है। तो भैया बहुत सारे इंडियंस, और केवल इंडियंस ही नहीं, पाकिस्तानी और आसपास की कंट्री के लोग इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में माइग्रेट करना चाहते हैं, क्योंकि उनको वहां पर लगता है कि भाई पढ़ाई लिखाई के बाद, यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के बाद ठीक ठाक इकोनॉमिक स्कोप है। तो बहुत सारा ब्रेन ड्रेन हो रहा था कनाडा की तरफ, यूके की तरफ, जर्मनी की तरफ। अब पॉलिटिकल टर्मायर इंडिया और कनाडा में बढ़ा है, तो फिर कैनेडियन गवर्नमेंट ने रिवाइज रिक्वायरमेंट्स निकाली, किसके लिए? वीजा वगैरह के लिए। तो पहले जो गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट होता था कि हाँ भाई इतना रुपया तो पर्टिकुलर इंडिविजुअल खत्म करेगा ही उस पर्टिकुलर कंट्री की यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाने के लिए, ये गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट अमाउंट पहले कनाडा की यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए हुआ करता था 10,000 कैनेडियन डॉलर्स, जो कि लगभग इंडियन रुपीज में होता था 6.15 लाख इंडियन रुपीज। अब इसको कनाडा की सरकार ने बढ़ा के कर दिया है 20,635 कैनेडियन डॉलर्स, जो कि लगभग हो गया है 12.7 लाख इंडियन रुपी। तो पहले जो एक इंडियन स्टूडेंट को सीधे सीधे 6,15,000 रुपए डालना पड़ता था एज अ गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट कनाडा की वीजा के अप्लाई करने के लिए, स्टूडेंट वीजा को अप्लाई करने के लिए, वो पैसा अब 12.7 लाख हो चुका है। तो वो अपने आप में एक मुसीबत है। फिर रिसेंटली यूनाइटेड किंगडम ने भी अनाउंस किया है कि 2024 में जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आएंगे यूके के अंदर, वो अपने डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स को लेके नहीं आ सकते। फिर रिसेंटली जो गारंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट का अमाउंट है वो जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया ने भी 10% से बढ़ा दिया है। पहले जर्मन वीजा एप्लीकेशन के लिए 10,000 यूरोज देने पड़ते थे जर्मनी के अंदर गारंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट के तौर पर, अब 11,208 यूरो देने पड़ते हैं। और हायर एक्सपर्ट्स का ये भी बोलना है, एजुकेशन एक्सपर्ट्स का, कि कनाडा के अंदर ये जो 6.15 लाख का गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट था, ये अमाउंट एक्चुअली में बहुत कम था, क्योंकि कनाडा एक महंगी कंट्री है, वहां पे खर्चा वगैरह ज्यादा होता है। लेकिन एकदम से उन्होंने 6 लाख को 12 लाख कर दिया, ये भी एक शॉक की बात थी। फिर कनाडा स्टडी परमिट्स को भी कम कर रहा है। देखा जाए ओवरऑल तो पहले 4 लाख तक वो स्टडी परमिट्स इश्यू करते थे सालाना, स्टूडेंट वीजास, अब वो 3.6 लाख तक करेंगे। इनफैक्ट जो डिप्लोमा कोर्सेज हुआ करते थे, तो इंडिया 1.4 लाख स्टूडेंट्स डिप्लोमा कोर्सेज में बेचता था। टोटल जो डिप्लोमा कोर्सेज में एनरोलमेंट होते थे कनाडा के अंदर, उसके 80% इंडिया से होते थे। लेकिन अब इन डिप्लोमा कोर्सेज को थोड़ा कम किया जा रहा है, इनके ऊपर लगाम लगाई जा रही कनाडा सरकार के द्वारा। इनको डिप्लोमा मिल्स भी बोला जाता था। डिप्लोमा मिल्स के थ्रू बड़े तादाद में ओवरऑल सस्ती बकवास कॉलेजेस में पढ़ने के लिए इंडियंस बड़े स्केल पे वीजा लेके कनाडा के अंदर चले जाते थे। तो पहले क्या होता था कि कनाडा में माइग्रेट करने का बड़ा आसान तरीका था, एक बकवास से कनाडा के डिप्लोमा के कॉलेज में स्टडी अपग्रेड ऑप्शन के अंदर अपने आप को इनरोल करवा लो। उस पर्टिकुलर कॉलेज में ना कोई प्रॉपर एजुकेशनल इक्विपमेंट होगा, ना इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ना ढंग के टीचर होंगे, लेकिन वो कॉलेज खोला इसलिए गया है कि फॉरेन स्टूडेंट्स वहां पे आके पढ़ लें। अच्छा, इंडिया के स्टूडेंट्स भी सोचते हैं कि चलो वहां पे चल के पढ़ते हैं। तो मान लो कोई इंडिया का लड़का है, मैन है या वुमेन है, अब वो क्या किया, वो डिप्लोमा का कोई एक बकवास का कोर्स करने के लिए कनाडा चला गया। अब इससे हुआ क्या कि उस आदमी को और औरत को लेवरेज मिला कि वो अपनी वाइफ को या फिर हस्बैंड को कनाडा के अंदर बुला सकता है वर्क वीजा पे। तो वो तो बच्चा पढ़ रहा होगा वहां पे, उसका जो हस्बैंड या वाइफ होगी वो जॉब कर सकती है। तो अब कनाडा की सरकार ने एक नया नियम निकाल दिया कि डिप्लोमा के अंदर जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, उनके हस्बैंड और वाइफ को हम वीजा तो देंगे लेकिन वर्क परमिट नहीं देंगे। तो मतलब वो आके पढ़ नहीं सकते। तो पहले जो बच्चों का लॉजिक होता था कि खुद जाके पढ़ लेंगे और हस्बैंड से काम करवा लेंगे, वाइफ से काम करवा लेंगे, उससे पैसा भी आ जाएगा, वो लॉजिक यहां पे तोड़ दिया। तो इस पर्टिकुलर स्टेप के थ्रू कनाडा चाह रहा है कि जो शॉर्डी डिप्लोमा के कॉलेजेस चल रहे हैं जिनमें कोई प्रॉपर क्वालिटी नहीं और वो डिप्लोमा मिल्स की तरह काम कर रहे हैं, पर बाहर के लोगों को कनाडा के अंदर बुला रहे हैं, इस पर्टिकुलर चीज को भी रोकना है। तो इन सब तरीकों से ओवरऑल वो लोग अपनी थोड़ी इंटरनल सफाई भी कर रहे हैं, लेकिन इस इंटरनल सफाई के चलते कहीं ना कहीं इंडियन स्टूडेंट्स का और आसपास की जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, इनके स्टूडेंट्स का यहाँ पे नुकसान भी हो रहा है। अब गारंटेड इन्वेस्टमेंट जो सर्टिफिकेट अमाउंट बढ़ाया गया है, इससे भी यहाँ पे नुकसान हो रहा है। ओके, तो ये सब चीजें ओवरऑल यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। जर्मनी वगैरह की बात की जाए तो देखिए, कनाडा ने जब से ये रिस्ट्रिक्शंस लगाए, पहले तो कनाडा फेवरेट डेस्टिनेशन हुआ करती थी इंडियन स्टूडेंट्स की। अब क्या है कि जो एस्पिरेशनल स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बाकी जगहों पे इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखा जाए तो जर्मनी के अंदर पढ़ने की जो डिमांड है इंडियन स्टूडेंट्स की, वो ओवरऑल 17% से बढ़ के 32% तक हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, नीदरलैंड्स, फिनलैंड, यहाँ पे भी ओवरऑल लोग बच्चे पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। ताइवान, इजराइल ने बच्चे पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। उनका इंटरेस्ट कनाडा में पढ़ने में काफी कम हुआ है। थोड़ा बहुत यूके में भी पढ़ने में कम हुआ है, जो कि कनाडा और यूके ने तो कम, कनाडा ने तो बहुत ही ज्यादा कर्व्स लगा दिए हैं बच्चों की पढ़ाई के ऊपर, जो कि वहां पे आके पढ़ना चाहते हैं। ठीक है,
फिर आगे चलते हैं, रिड्यूसिंग एमोनिया इमिशंस थ्रू फर्टिलाइजर मैनेजमेंट। ये क्या बात की जा रही है यहाँ पे? देखिए, इस बात का बेसिस है एक पेपर जो कि जनरल नेचर में छपा है। मशीन लर्निंग के आधार पर रिसर्चर्स डिटेल्ड एस्टिमेट्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि राइस, व्हीट और मक्के की खेती से कितना एमोनिया का एमिशन होता है। इसके लिए एक डाटा सेट कंपाइल किया गया है और क्रॉपलैंड स्पेसिफिक असेसमेंट किया जा रहा है। और इस क्रॉपलैंड स्पेसिफिक असेसमेंट में यह पता करने की कोशिश की जा रही है कि एक पर्टिकुलर क्रॉपलैंड से कितने एमोनिया के एमिशंस हो रहे हैं और उसमें फिर कितना फर्टिलाइजर डाला गया था, क्या वहां का क्लाइमेट है, क्या वहां की सॉइल क्वालिटी है, और कैसे ओवरऑल फार्मिंग प्रैक्टिसेस को चेंज करके वहां पे एमोनिया की इमिशंस को कम किया जा सकता है। जो एटमॉस्फेरिक अमोनिया होता है ना, ये की इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट है, इकोसिस्टम को अफेक्ट करता है, ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करता है। 51 से 60% जो एंथ्रोपोजेनिक एमोनिया के इमिशंस है ना, दे कैन बी ट्रेस टू क्रॉप कल्टीवेशन, और हाफ ऑफ दीज जो एमिशंस हैं वो 3 स्टेपल क्रॉप से आते हैं, राइस, व्हीट और मेज से। तो गेहूं, चावल और मेज से ओवरऑल ज्यादातर एमोनिया के एमिशंस आ रहे हैं। तो पहली बात तो यहां पे एमोनिया के एमिशंस को क्वांटिफाई किया गया, और क्वांटिफाई करने के बाद स्पेसिफिक क्रॉपलैंड जहां जहां पे ये देख के कि कितना नाइट्रोजन इनपुट है, कितने लोकल एमिशन फैक्टर्स है, इन सब को देख के ओवरऑल एमोनिया का जो एग्जॉस्ट है वो इस क्रॉपलैंड से कम करने की कुछ स्ट्रेटजी बताई जा रही है। तो यी जैंग करके साउदर्न यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी शेंजन चाइना के एक रिसर्चर है, उन्होंने मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया मॉडल अमोनिया आउटपुट को राइस, व्हीट और मेज एग्रीकल्चर से एसेस करने में, और उसमें बहुत सारे फैक्टर्स को अकाउंट किया गया, जैसे कि क्लाइमेट, सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्रॉप टाइप्स, इरिगेशन, टिलेज, फर्टिलाइजेशन प्रैक्टिसेस को देखा गया। और इस मॉडल के आधार पर एक डाटा सेट बनाया गया एमोनिया इमिशंस का 2700 ऑब्जर्वेशन से, ठीक है ना। इसको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे पब्लिश किया गया। यह बताया गया कि 2018 में 4.3 टेराग्राम ओवरऑल एमोनिया एमिशंस हुआ है पूरी दुनिया में। 4.3 टेराग्राम कितना होता है दोस्तों? ये होता है 4.3 बिलियन किलोग्राम्स। तो अगर प्रॉपर स्ट्रेटजीज को इंप्लीमेंट किया जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आउटपुट यह बोलता है कि 38% एमोनिया रिडक्शन हो सकता है केवल अकेले इन 3 क्रॉप से, राइस, व्हीट और मेज से। यहां पे एक ऑप्टिमाइज स्ट्रेटजी लानी पड़ेगी जिसमें इनहैंस्ड फर्टिलाइजर, मतलब इनहैंस्ड इफिशिएंसी वाले फर्टिलाइजर्स का आप इस्तेमाल करोगे, उनको कन्वेंशनल टिलेज प्रैक्टिसेस में सॉइल में थोड़ा डीप में डालोगे, ठीक है। तो ओवरऑल इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बनाई गई टेक्निक के आधार पे अगर अमोनिया कम करने की कोशिश की जाए तो 47% अमोनिया का रिडक्शन हो सकता है राइस की खेती में, और 27 और 26% हो सकता है मेज और व्हीट की खेती में। और इसके बेसिस पे आगे आने वाले समय में अमोनिया एमिशंस को कम किया जा सकता है। अगर हमने अमोनिया एमिशंस को कम करने की कोशिश नहीं की तो भैया 2100 तक 4.6% से 15.8% अमोनिया का एमिशन बढ़ सकता है। और अगर अमोनिया का एमिशन बढ़ा तो वो एक्सपोनेंशियली फ्यूचर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को और एक्सकर्बेट कर देगा और मुसीबत में ले आएगा। फिर आगे बात करते हैं कमांडर ऑफ एक्सेस की। ये एक अच्छा आर्टिकल लगा मुझे दोस्तों, कहानी के टाइप में ये एक आर्टिकल है, और यहां पे बात हो रही है IRGC के एक जनरल इस्माइल कानी की। ये कुद्स फोर्ड को लीड करते हैं, ये एक एलीट विंग है ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के लीडर थे कासिम बिन सुलेमानी। इनको बगदाद एयरपोर्ट के बाहर यूएस ने एक ड्रोन स्ट्राइक में मरवा दिया था 2020 में, ठीक है ना भाई। और जो शैडो कमांडर थे कासिम बिन सुलेमानी, इनके जाने से ईरान के IRGC को और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को और ईरान की थियोक्रेटिक लीडरशिप को एक बहुत बड़ा धक्का लगा था। और यूएस को लगा था कि कासिम बिन सुलेमानी के जाने के बाद ये जो IRGC है और ये जो ईरान से अलाइंड प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, ये सब बहुत कमजोर पड़ जाएंगे। बट ऐसा हुआ नहीं दोस्तों। पहले कासिम बिन सुलेमानी के बारे में थोड़ी बात करते हैं। कासिम बिन सुलेमानी चीफ थे कुड्स फोर्स के 1998 से लेकर 2020 तक, जब उनकी मौत हुई। इस्लामिक रिपब्लिक में इनको एज अ प्रोटेक्टर ऑफ द रेवोल्यूशन बोला गया। और जो ईरान का इन्फ्लुएंस था वेस्ट एशिया में, इसको बढ़ाया कासिम बिन सुलेमानी ने। कासिम बिन सुलेमानी की काफी तारीफ करते थे ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खेमेनी। अयातुल्लाह अली खेमेनी लिविंग मार्टिर बोलते थे, जिंदा शहीद बोलते थे किसको? कासिम बिन सुलेमानी को, जो कि कुद्स फोर्स को लीड कर रहे थे। जो कासिम बिन सुलेमानी की तारीफ करता था, जो उसकी बुराई करता था, सब ओवरऑल ये मानते थे कि कासिम बिन सुलेमानी लिंचपिन है। इसी ने बनाया है नेटवर्क ऑफ मिलिशियाज हु वर लॉयल टू तेहरान, जिसको आप एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हो। ये ईरान के प्रॉक्सीज हैं, जैसे कि साउदर्न लेबनान में आपका हिजबुल्लाह नाम का ग्रुप। अब ये जो हिजबुल्लाह नाम का ग्रुप है, इसको बनाने में जो मेन रोल था वो कासिम बिन सुलेमानी का था। ओके,
उसी प्रकार से सीरिया के अंदर, इराक के अंदर, ये जो आपका रेड सी के पास हाउदी मिलिटेंट्स हैं, ये जितने भी मिलिशिया ग्रुप्स बनाए गए हैं, प्रॉक्सी ग्रुप्स बनाए गए हैं, इनको बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल था कासिम बिन सुलेमानी का। और कासिम बिन सुलेमानी ही कनेक्टिंग पॉइंट था। और अगर कासिम बिन सुलेमानी मर जाता है तो ये सारे प्रॉक्सी ग्रुप्स कमजोर पड़ जाएंगे। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप के अंदर यूएस ने ड्रोन स्ट्राइक की और कासिम बिन सुलेमानी को मार दिया गया। एक बहुत बड़ा वैक्यूम हो गया उसके बाद। लेकिन सबको लगा कि इस वैक्यूम को कोई भर नहीं पाएगा। यहां पे अपॉइंट किया गया ब्रिगेडियर जनरल कानी को। ब्रिगेडियर जनरल कानी के कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा थी और ब्रिगेडियर जनरल कानी बहुत ज्यादा फेमस नहीं थे, क्योंकि उन्होंने काम ही इस प्रकार से किया कि ये फेमस नहीं हो। ये बहुत ज्यादा ट्रस्टेड एड थे कासिम बिन सुलेमानी की और सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमेनी के, जो ईरान के लीडर हैं। तो मिस्टर कानी एक स्पाइरल रीजनल सिक्योरिटी क्राइसिस के बीच में इस समय पर फंसे हुए हैं। आईआरजीसी की जो एक्सटर्नल आर्म है द कुड्स फोर्स, ये कोऑर्डिनेट करती है ईरान बैक्ड मिलिशिया ग्रुप से, चाहे फिर वो लेबनान में हजबुल्ला हो, चाहे वो पैलेस्टीन में हमास हो, चाहे वो यमन में हाउदीज हो, चाहे इराक में कतैब हिजबुल्ला हो। कतैब हिजबुल्ला ने ही रिसेंटली अभी टारगेट किया है किसके ऊपर, ये जो जॉर्डन में यूएस बेस था उसके ऊपर, लॉजिस्टिक हब के ऊपर। तो ये जो आपका एक्सेस है, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, ये काफी हाइपर एक्टिव हो गया है इजराइल हमास वॉर जब से छिड़ा है 7 अक्टूबर 2023 के बाद। हिजबुल्ला इस समय इजरायली ट्रूप्स को बिजी करके रख रखा है साउदर्न लेबनान में। हाउदीज रेड सी के अंदर बवाल मचा रहे हैं और इराक बेस्ड पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस कतैब हिजबुल्ला, ये भी फेमस हो गया है। क्योंकि अभी देखो तो यूएस ट्रूप्स के ऊपर 165 अटैक्स करवाए गए हैं जॉर्डन के अंदर, यूएस ट्रूप्स को कुछ पर्सनल्स मारे भी गए हैं ड्रोन स्ट्राइक में, ये सब आपने सुना होगा। और ये जो अटैक है वो कतैब हिजबुल्ला ने कराया और उसके बाद यहाँ पे काउंटर अटैक भी हो रहे हैं। अब खास बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि जनरल कानी की बात की जाए तो अब जनरल कानी की बात करते हैं। चिल्ड्रन ऑफ वॉर में एक आपके जनरल कानी भी है। 1957 में होली सिटी ऑफ मशाद में इनका जन्म हुआ। होली सिटी ऑफ मशाद में इमाम रेजा की दरगाह है। 8th इमाम है ये शिया इस्लाम के। तो इस्लाम कानी जो आप कह लो मोहम्मद शाह रेजा पहलवी का पर्शिया था ना, उसमें पैदा हुए थे। मिलियंस ऑफ और की तरह 1970 में जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी फरवर आया उसमें इन्वॉल्व थे आपके मोहम्मद ये जनरल कानी। ओके, इन्होंने ईरान को हिला के, मतलब ये जो इस्लामिक रेवोल्यूशन आया इसने ईरान को हिला के रख दिया और हजारों साल पुरानी मोनार्की को हटा दिया। शाह परशाह पहलवी का जो राज था वो खत्म हो गया। अब 1980s में एक थियोक्रेटिक रिपब्लिक आपका बनता है ईरान और उसके बाद ईरान की लड़ाई शुरू होती है इराक के सद्दाम हुसैन से। इस समय पे मिस्टर कानी ने आईआरजीसी को ज्वाइन किया। आईआरजीसी जस्ट 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद बना था, जब ईरान बन के फॉर्म हुआ था। एक अकाउंट के हिसाब से ये जो आईआरजीसी के कमांडर थे मोहसिन रेजाई, ये गार्ड्समैन ढूंढ रहे थे एक डिवीजन बनाने के लिए ईरान के खुरासन प्रोविंस में। तो जो मुर्तजा कुर्बानी थे उन्होंने 3 नाम दिए, नौर अल शुस्तारी, मोहम्मद बाबर खलीगाफ और इस्लाम कानी। ये तीनों इन्फ्लुएंशियल फिगर्स हैं इस समय पे इस्लामिक रिपब्लिक में, लेकिन इस समय पे आईआरजीसी को लीड कर रहे हैं इस्माइल कानी। ठीक है, 1988 में जब जंग खत्म हुई तो 5th निसार डिवीजन जो थी आईसीआरजीसी का, उसका हेड बनाया गया मिस्टर कानी को। और मिस्टर कानी बहुत ज्यादा फेवरेट हो गए थे कासिम बिन सुलेमानी के भी और ओवरऑल सुप्रीम लीडर ईरान के अयतुल्ला अली खमेनी के भी। ठीक है भाई। बाद में ओवरऑल अगर आप देखो तो इराक वॉर के समय पे कानी की जो रिश्ते थे कासिम बिन सुलेमानी से और अयतुल्ला अली खमेनी से, वो बहुत ज्यादा और स्ट्रांग हुए। और उसके बाद जब अयतुल्ला अली खमेनी की मृत्यु होती है, सॉरी ये आपका कासिम बिन सुलेमानी की जब मृत्यु होती है ओवरऑल ड्रोन स्ट्राइक के बाद, तो उसके बाद यहाँ पे लीडर बना के कुर्सी पर बैठा दिया जाता है किसको, यहाँ पे इस्माइल कानी को। ठीक है, 1990s में जब सुलेमानी कमांडर बनाए गए थे कुड्स फोर्स के, उस समय पे जनरल कानी उनके डेप्यूटी थे। अब जनरल कासिम बिन सुलेमानी शिया नेटवर्क्स को बना रहे थे पूरे वेस्ट एशिया में, और जो जनरल कानी थे वो गार्ड्स की एक्टिविटीज, यानी कि जो कुड्स फोर्सेस थे आईआरजीसी की एक्टिविटीज को अफगानिस्तान, पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया में देख रहे थे। खास बात दोस्तों ये है कि तालिबान बेस्ड जो ड्रग ट्रैफिकिंग थी ना, वो भी ईरान के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन रही थी। तो उसको काउंटर करने में इस्माइल कानी यहाँ पे इन्वॉल्व थे। और एक समय पे ईरान तालिबान के अगेंस्ट लड़ रहा था, क्योंकि तालिबान ये जो ड्रग की ट्रैफिकिंग करा रहा था उससे लड़ना चाहते। तो जो नॉर्दर्न अलायंस बना था तालिबान के अगेंस्ट, उसको सपोर्ट कर रहा था कौन, आईआरजीसी और आपके ये इस्माइल कानी। तो नॉर्दर्न अलायंस को भी इन्होंने सपोर्ट अवेलेबल करवाया है। अच्छा,
कासिम बिन सुलेमानी की बात की जाए तो वो लोगों में बहुत फेमस थे, कैरिस्मेटिक थे, पॉपुलर लीडर थे, लेकिन जनरल इस्माइल कानी ने अपनी प्रोफाइल को बहुत लो प्रोफाइल रखा। वो ऑपरेशनल प्रोस्पेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देते थे। वो ओवरऑल अपने आप को फेमस करने पे कम और अपनी एफिशिएंसी पे ज़्यादा ध्यान देते थे। ठीक है ना भाई? तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे हैं। ओवरऑल खुद इस्माइल कानी ने एक समय पे ये एक्सेप्ट किया था कि बशर अल असद की सरकार को स्टेबल करने में ओवरऑल ईरान का एक काफी इंपॉर्टेंट रोल था। कोई भी सीरियन सिविल वॉर में ओपनली इन्वॉल्वमेंट की बात नहीं करता था, बट इस चीज को ओपनली एक्सेप्ट कर लिया था एक समय पे इस्माइल कानी ने। इनफैक्ट यूएस ऑलरेडी इनके ऊपर सैंक्शंस लगा चुका है। मार्च 2012 में जनरल कानी को स्पेशली डेजिग्नेटेड नेशनल्स और ब्लॉक्ड पर्संस की लिस्ट में जोड़ दिया गया था यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी के द्वारा। ये बोला गया कि जो जनरल इस्माइल कानी है, इनकी अथॉरिटी है आईआरजीसी कुड्स फोर्स के ऊपर, फाइनेंशियल डिस्पर्समेंट्स इनके थ्रू हो रहे हैं टू वेरियस टेरर ग्रुप्स लाइक हिजबुल्लाह, इसलिए ओवरऑल सैंक्शंस लगा दिए गए। हालांकि सैंक्शंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, इस्माइल कानी अपने आप में ईरान के अंदर एक हीरो। और ओवरऑल जब कासिम बिन सुलेमानी की मृत्यु होती है तो जो इस्माइल कानी है वो चार्ज लेते हैं आईआरजीसी का। सबको लगा कि जो सपोर्ट है ईरान का टू एक्सटर्नल प्रॉक्सी ग्रुप्स ये कम हो जाएगा, बट ये कम नहीं हुआ। उसके बाद से तो इस्माइल कानी ने दुगना और कर दिया सपोर्ट को। क्लैंडस्टाइन मीटिंग्स यहाँ पे प्रो ईरान मिलिशिया ग्रुप्स के साथ अटेंड करवाए जाते हैं। तो बेसिकली एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जो यूएस का प्लान था कि जनरल कासिम सुलेमानी के जाने के बाद कमजोर पड़ जाएगा, वो कमजोर नहीं पड़ा है, वो और ज्यादा स्ट्रांग हो गया। अब उससे हुआ यह कि हिजबुल्लाह, हमास, हाउदी ग्रुप्स ये सब और ताकतवर हो गए। अब इनके अगेंस्ट रिटेलिएटरी वायलेंस भी हो रहा है अमेरिका के द्वारा। इस रिटेलिएशन वायलेंस के चलते ये जो पूरा का पूरा रीजन है ये यहां पे डिस्टेबलाइज होता जा रहा है। तो आई होप आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे यूजफुल इस पर्टिकुलर आर्टिकल से जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं अपने इस लेक्चर को खत्म करता हूँ। कंटेंट स्टोर में जाके दोस्तों मेरे वेबसाइट www.harshitdwedi.com पे जाके आप मेरे इस पर्टिकुलर कोर्स को रेफर कर सकते हो। हर्षित द्विवेदी एजुकेशन करके जो मेरी ऐप है एंड्रॉयड पे और एप्पल पे, वहाँ पे भी आप डाउनलोड करके उस ऐप को, इस कोर्स मेंटरशिप कोर्स को रेफर कर सकते हैं। काफ़ी कुछ इस मेंटरशिप कोर्स में आपके लिए अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, बहुत सारी वीडियोज़ भी अवेलेबल है, प्रीलिम्स की, मेंस की। तो ये इफेक्टिवली आपको बहुत मदद करेगा कोर्स लास्ट टाइम पे आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। पढ़ते लिखते रहिए, ध्यान रखिए।